जंतुओं का वर्गीकरण। इस वीडियो में सजीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, अरे खोजी रुको। क्या हुआ सवाली? नीचे देखो क्या है। अरे ये केंचुआ यहाँ कैसे आया? अभी मेरे पैर के नीचे आ जाता। अरे खोजी, रेंग कर आया होगा और कैसे आएगा? क्या हुआ बच्चों, क्या बातें हो रही हैं? देखो ना संपर्क दीदी, ये केंचुआ पता नहीं कहाँ से आ गया। इस केंचुए को देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि ये ऐसे रेंग कर क्यों चलता है? अरे वाह सवाली, अच्छा सवाल पूछा तुमने। कक्षा में चलो, वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। दीदी, कक्षा में आते आते मुझे एक बात और याद आई कि घोंघा भी केंचुए की ही तरह रेंग कर चलता है। ऐसे और कौन से जंतु हैं जो ऐसे रेंग कर चलते हैं? ये दूसरे जीवों की तरह सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते? अरे आज तो सवाली के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आज ऐसा क्या खाकर आई हो सवाली, जो इतने सवाल दिमाग में आ रहे हैं? ठीक है, तो अब इन सवालों के जवाब बताती हूँ। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। हर जीव की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कबूतर उड़ता है और केंचुआ रेंगता है। यदि हमें समान विशेषताओं वाले जीवों के बारे में जानना हो, जैसे सवाली को रेंगने वाले जीवों के बारे में जानना है, तो उसे आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ समानताओं और असमानताओं के आधार पर जंतुओं का समूहीकरण किया है। समूहीकरण? हाँ खोजी, समूहीकरण यानी समान गुणों के आधार पर समूह बनाना। इसे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पर दीदी, इसका केंचुए और घोंघे से क्या संबंध है? ये दोनों भी एक ही समूह में आते हैं बच्चों, और इनके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए तुम सबको जंतुओं के वर्गीकरण को समझना होगा। तो फिर बताइए ना दीदी। बच्चों, 4 मुख्य विशेषताओं के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और उनमें से पहली है जीवों की संरचना। संरचना मतलब दीदी? संरचना यानी जीवों के शरीर की बनावट। इसके आधार पर जीवों को 2 समूहों, एक कोशिक और बहुकोशिक में बांटा जा सकता है। एक कोशिक और बहुकोशिक? हाँ बच्चों, याद है मैंने बताया था ना कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है। याद है दीदी। तो बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, इसीलिए उन्हें एक कोशिक जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि एक कोशिक जीव हैं। ये नम और जलीय जगहों पर पाए जाते हैं और इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आपने बताया था कि ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। हाँ खोजी, एक बात पता है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक कोशिक जीवों से ही हुई थी। सच्ची दीदी? हाँ खोजी, अब बहुकोशिक जीवों के बारे में समझते हैं। चलो बच्चों, जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिक जीव यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मेंढक, मछली, घोंघा, तोता आदि बहुकोशिक जीवों के उदाहरण हैं।
हम एक दूसरे को भी नग्न आँखों से देख पाते हैं, तब तो हम भी बहुकोशिक जीव हुए ना दीदी। हाँ सवाली, मनुष्य भी बहुकोशिक जंतु है, समझ गए ना? संरचना के आधार पर कैसे जीवों का वर्गीकरण होता है। हाँ संपर्क दीदी। अब समझते हैं कि मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर कैसे जंतुओं का वर्गीकरण होता है। मेरुदंड, अब ये क्या होता है दीदी? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। अंग्रेजी में इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जिन जंतुओं के शरीर में हड्डियां, पूंछ तथा अगली व पिछली टांगें होती हैं, उनके शरीर में मेरुदंड अवश्य पाई जाती है। मेरुदंड हमारे शरीर को सीधे खड़े रहने में सहारा देती है। इसे कशेरुक दंड भी कहते हैं। कशेरुक दंड, ये तो बड़ा मुश्किल नाम है दीदी। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि मेरुदंड छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। इन छोटी हड्डियों को कशेरुका कहते हैं और इन्हीं के नाम पर मेरुदंड को कशेरुक दंड भी कहते हैं। अपनी पीठ के बीच में हाथ फेर कर देखो, एक उभरी हुई हड्डी अनुभव होती है ना? अरे हाँ दीदी, महसूस हो रही है। यही है मेरुदंड। ये हमारे सिर के नीचे से कमर के नीचे तक जाती है। इसके आधार पर भी जंतुओं को दो समूहों में बांटा जाता है। पहला समूह है अकशेरुकी जंतु और दूसरा है कशेरुकी जंतु। उदाहरण देकर बताइए ना दीदी। बच्चों, ऐसे जंतु जिनके शरीर में कशेरुक दंड यानी मेरुदंड नहीं पाई जाती, उन्हें अकशेरुकी जंतु यानी इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। केंचुआ, घोंघा, कनखजूरा, कीड़े मकोड़े आदि ऐसे ही जीवों के उदाहरण हैं। तो केंचुए इसीलिए रेंग कर चलते हैं क्योंकि उनमें हड्डियां और मेरुदंड नहीं होती, जिनकी वजह से वे खड़े नहीं हो सकते, है ना दीदी? हाँ खोजी, बिल्कुल सही समझे। अब कशेरुकी जंतुओं के बारे में समझाती हूँ। बच्चों, जिन जंतुओं के शरीर में मेरुदंड पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट कहते हैं। मछली, मेंढक, पक्षी, बंदर आदि जीव कशेरुकी जंतुओं के उदाहरण हैं। दीदी, हमारे शरीर में भी मेरुदंड है, तो हम भी हुए ना कशेरुकी जंतु? हाँ खोजी, चलो तो अब प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। प्रजनन यानी नए जीव पैदा करना ना दीदी? हाँ खोजी, प्रजनन के आधार पर जंतुओं को दो समूहों में बांटा जाता है। एक अंडयुज और दूसरा जरायुज। अंडयुज और जरायुज का क्या मतलब है दीदी? ऐसे जंतु जो अंडों के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें अंडयुज कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें ओवीपेरस कहते हैं। जैसे मुर्गी, चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी, है ना दीदी? हाँ सवाली, लेकिन केवल पक्षी ही नहीं बल्कि मछली, सांप, मेंढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े आदि भी अंडे देते हैं। अरे वाह, ये तो एक और नई बात पता चली आज। बच्चों, ऐसे ही कुछ जंतु सीधे ही अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। उन्हें जरायुज यानी विविपेरस कहते हैं। मनुष्य, चूहा, खरगोश, बकरी आदि जरायुज जंतु हैं। समझ गए दीदी। तो फिर अब हम वास स्थान के आधार पर किए जाने वाले वर्गीकरण को भी समझ लेते हैं। ये वर्गीकरण कैसा होता है दीदी?
वासस्थान के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। वो समूह कौन से हैं दीदी? जलीय जंतु, वायवीय जंतु और स्थलीय जंतु। बच्चों, तुम सबको याद है ना, मैंने बताया था कि कोई भी जंतु जिस परिवेश में रहता है वही उसका वास स्थान होता है। हाँ, हमें याद है दीदी। तो बच्चों, ऐसे जंतु जो जल यानी पानी में रहते हैं उन्हें जलीय जंतु यानी एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। मछली, केकड़ा, झींगा, व्हेल आदि जलीय जंतु हैं। वायवीय जंतु कौन से होते हैं दीदी? सवाली, जो जंतु अधिकांश समय तक वायु यानी हवा में उड़ते रहते हैं उन्हें वायवीय जंतु यानी न्यूमैटिक एनिमल्स कहते हैं। तोता, कौआ, बाज आदि पक्षी वायवीय जंतु ही हैं। अब तीसरा समूह है स्थलीय जंतु। स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले जंतु ना दीदी? बिल्कुल ठीक खोजी। ऐसे जंतु जो स्थल यानी जमीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय जंतु यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। कुत्ता, बकरी, मनुष्य, हाथी आदि स्थलीय जंतुओं के उदाहरण हैं। समझ गए दीदी। जलीय यानी जल में रहने वाले, वायवीय यानी वायु में उड़ने वाले और स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले। शाबाश। एक और जरूरी बात बच्चों, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह आसानी से रह सकते हैं। उन्हें उभयचर जंतु यानी एम्फीबियंस कहते हैं। मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ आदि ऐसे ही कुछ जंतु हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम कोशिका, मेरुदंड, प्रजनन और वास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज फिर से कितनी मजेदार बातें पता चली। एक और मजेदार बात बताती हूँ बच्चों, तुम सबको पता ही होगा कि जंतुओं और पौधों के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं। हाँ दीदी, जैसे आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, तमिल में आम को मंगस और गुजराती में आमड़ी कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये जरूरी है कि सारे संसार में किसी एक जीव का एक ही नाम हो। सच्ची ऐसा हो सकता है क्या दीदी? हाँ खोजी, स्वीडन के एक वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने एक ऐसी ही नाम पद्धति बनाई है जिसमें प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम दिया गया है। वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं, पहला नाम वंश का और दूसरा जाति का। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, तो इसमें मैंगीफेरा इसका वंश है और इंडिका इसकी जाति। समझ रहे हो ना? हाँ संपर्क दीदी। अच्छा, एक और बात, एक वंश में कई संबंधित जातियां हो सकती हैं। समझ नहीं आया दीदी। उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस, शेर का पैंथरा लियो और तेंदुए का पैंथरा पार्डस। इनका वंश पैंथरा है लेकिन जातियां अलग हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते जानवर हैं। दीदी, मनुष्य का भी कोई वैज्ञानिक नाम है क्या? हाँ खोजी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसके अलावा मेंढक का राना टिग्रीना, गुलाब का रोजा इंडिका और चूहे का रेटस रेटस है। अब हम जंतुओं के वर्गीकरण और उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं दीदी।
तो फिर अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हो ना? हाँ दीदी, पूछिए। तो फिर बताओ कि एक कोशिक जीव कौन से होते हैं? एक कोशिक यानी वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। अब ये बताओ कि तितली कशेरुकी जंतु है या अकशेरुकी? तितली, आप ही बता दीजिए ना दीदी। तितली एक अकशेरुकी जंतु है सवाली, क्योंकि इसमें भी मेरुदंड नहीं होती। अच्छा, तो अब जरायुज और स्थलीय जंतुओं के दो उदाहरण बताओ। गाय और बिल्ली जरायुज जंतु हैं दीदी। ये दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं और ये दोनों स्थलीय जंतु भी हैं दीदी। दीदी, घोड़ा तथा हिरन भी स्थलीय जंतु हैं। शाबाश बच्चों, तुम सब जीवों के वर्गीकरण के बारे में अब समझ गए हो। अब चलो संपर्क भैया से मिलने का समय हो गया। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।